नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग पर डे रात को 8 बजे मिक्सअप लॉ के क्वेश्चन आंसर करते हैं और उसकी व्याख्या देखते हैं। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हम लोग पहला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वह प्रश्न है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्न में से कितनी कारावास की सजा दे सकता है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो धारा 29 में ये तो टिक लग गया है। धारा 29 के अनुसार 3 वर्ष तक की, धारा 30 के अनुसार 3 वर्ष व 6 मास की, धारा 31 के अनुसार 7 वर्ष की और धारा 27 के अनुसार 10 वर्ष की। तो जो इसका सही उत्तर है वह क्या है? ऑप्शन ए, धारा 29 के अनुसार 3 वर्ष की ये आपको सजा होती है। ठीक है, ये कौन देता है? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। और ये किस में है? उपधारा 2 में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 29 की उपधारा 2 के अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि का कारावास या 10,000 रुपये से अनधिक जुर्माना या दोनों का दंडादेश पारित कर सकता है। ये किसकी बात हो रही है? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की। और इसी में धारा 29 के उपधारा 3 में द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के बारे में बात की गई है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो कैसी सजा देता है? वह देता है 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये की सजा। ठीक है, इसी में धारा 29 में। और इसी में मुख्य आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति आदेश देने में सक्षम नहीं है। कौन नहीं है? सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या उपरोक्त सभी सक्षम हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रतिभूति आदेश देने में सक्षम नहीं है वह कौन है? इसमें आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अर्थात कि सत्र न्यायालय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय इसमें सक्षम है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा, याद रखिएगा कौन सी धारा? 106 का उपधारा 1 के अंतर्गत दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने की प्रतिभूति लेने की शक्ति सत्र न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रदान की गई है। ठीक है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्ति के अच्छे व्यवहार के लिए जमानत के रूप में बांड अधिकतम कितनी अवधि के लिए दिया जा सकता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, पहला 6 मास, दूसरा 2 वर्ष, तीसरा 1 वर्ष और चौथा 3 माह। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? 1 वर्ष। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति लेने संबंधी उपधारा 109 के अंतर्गत किए गए हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत? 109 के अंतर्गत। अब 109 ये धारा भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि संदिग्ध व्यक्तियों के सदाचार के लिए है, जिसके अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रतिभूति के रूप में बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश संदिग्ध व्यक्तियों को दे सकता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये मिलान का है। ठीक है, तो इसमें जो दिया है सूची 1 को सूची 2 में मिलानी है। ए क्या है? दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। बी क्या है? संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। सी क्या है? अभ्यासित अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। और डी क्या है? अन्य दशाओं में परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति। और आपकी धाराएं हैं धारा 110, धारा 107, धारा 109 और धारा 106। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति में कौन सा ऑप्शन, कौन सी धारा है? धारा 106। ठीक है, ये करता है। उसके बाद संदिग्ध व्यक्ति, जब व्यक्ति संदिग्ध होता है तो उसमें कौन सी धारा
होती है वो धारा 109। जो अभ्यासित अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जाती है वो किसमें, धारा 110 में। और अन्य दशाओं में प्रशांति बनाए रखने के लिए किसमें है, धारा 107। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए का चौथा और बी का तीसरा। ये देखिए, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभ्यासित अपराधियों से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु सदाचार के लिए प्रतिभूति लेने का प्रावधान है। ठीक है। और धारा 107 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य दशाओं में, याद रखिएगा कौन, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, और किस दशाओं में, परिशांति कायम रखने के लिए अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूति लेने का प्रावधान करता है। ठीक है। और धारा 109 क्या कहता है कि जो संदिग्ध व्यक्तियों से 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए सदाचार की प्रतिभूति लेने का प्रावधान करता है। और ये करता कौन है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सप्लेनेशन इसका, इसमें आपके 4-5 क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं। और 106 में सत्र न्यायालय या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, ये याद रखिएगा कि इसके पहले सब में कार्यपालक मजिस्ट्रेट जी थे, और इसमें क्या है, सत्र न्यायालय या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि व्यक्ति से 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति लेने का प्रावधान करता है। कौन, धारा 106। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क एक विनिमय पत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि विनिमय पत्र उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। अब क ने क्या क्या किया है, अपराध के बारे में है, तो ये आईपीसी से संबंधित प्रश्न है। कूट रचना की है, छल के लिए कूट रचना की, प्रतिरूपण द्वारा छल किया, या कूट रचना का प्रयत्न किया। तो जो आपका इसमें सही प्रश्न उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कूट रचना। ठीक है, जिसे धारा 463। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 473 का स्पष्टीकरण 1 का दृष्टांत क है, जिसमें उक्त परिस्थिति में कूट रचना का अपराध गठित होना बताया गया है। स्पष्टीकरण 1 के अनुसार किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना भी कूट रचना की श्रेणी में आता है। यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। जो स्वयं का भी हस्ताक्षर कूट रचित तरीके से करता है वह भी कूट रचना की श्रेणी में आएगा। मानहानि आईपीसी की किस धारा में दंडनीय है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है धारा 499, धारा 500, धारा 504 और धारा 506। ठीक है, जो आपका सही ऑप्शन उत्तर होगा इसमें होगा ऑप्शन बी। और मानहानि किस धारा में उल्लेखित है वह है ऑप्शन ए। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अनुसार जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष की, ये भी महत्वपूर्ण है कि सादा कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो दोनों धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री एग्जाम के पॉइंट व्यू से। अब अगला क्वेश्चन साक्ष्य से है। भारतीय साक्ष्य कानून के निम्नलिखित अध्यायों में से कौन सा अध्याय गवाहों से संबंधित है? ऑप्शन ए है अध्याय 6, ऑप्शन बी है अध्याय 7, ऑप्शन सी है अध्याय 8 और ऑप्शन डी है अध्याय 9। तो इसमें जो आपका जो इसमें सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, धारा 128 से लेकर है और ये अध्याय 9। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1872 की धारा 118 से 134 तक के साक्ष्यों के गवाहों के विषय में प्रावधान किया गया है। इसे किस में रखा गया है? अध्याय 9 में। तो अध्याय भी इंपॉर्टेंट है और धाराएं भी ये बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके प्री एग्जाम से और मेंस के एग्जाम के आधार पर भी। अगला प्रश्न है हमारा जो इस श्रेणी का अंतिम प्रश्न है वह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत विबंध के सिद्धांत में निम्न में कौन सा अपवाद के रूप में सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है जब सत्य दोनों पक्ष को ज्ञात हो, दूसरा ऑप्शन है विधि के प्रश्न पर, तीसरा है तथ्य के प्रश्न पर और चौथा है विधि के विरुद्ध प्रश्न पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि इसमें जो सम्मिलित नहीं है
उसमें क्या है कि सत्य दोनों पक्ष को ज्ञात है तभी विबंधन है, विधि के प्रश्न पर भी है, लेकिन तथ्य के प्रश्न पर नहीं। अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लें, बहुत महत्वपूर्ण धारा और मामले हैं, आइए देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 में विबंध का सिद्धांत उपबंधित है। विबंध के नियम के 3 अपवाद हैं, कौन कौन, आइए देख लेते हैं। ये तीनों अपवाद जरूर याद रखिएगा। जब सत्यता दोनों पक्षकारों को ज्ञात हो, विधि के प्रश्न पर कोई भी अपवाद हो या कानून के विरुद्ध कोई अपवाद हो। विबंधन का विस्तार ध्येय या मामले के ज्ञान जिस पर व्यक्ति प्रत्यावेदन करता है पर आधारित नहीं है, यानी कि यह तथ्य का प्रश्न विबंधन सिद्धांत में नहीं आता। जो इस पर एक महत्वपूर्ण वाद है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। वह कौन है? शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाह। अतः यह स्पष्ट है कि तथ्य का प्रश्न विबंध सिद्धांत के अपवाद में नहीं। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसकी व्याख्याएं हुए। ठीक है, अगर ये कार्यक्रम आपको सही लग रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। हमारी क्लासेस में चल रही हैं, इस पर विस्तृत रूप से प्री और मेंस की तैयारी हमारे चैनल के द्वारा कराई जा रही है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।